अपने देश के सबसे ईमानदार और कट्टर राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री। वह सीएए को लेकर कुछ इतना ही कि कट्टरता दिखा रहे हैं, कुछ इतना ईमानदारी दिखा रहे हैं कि मतलब उनकी ईमानदारी जो चर्चे हैं वह सरेआम हो रहे हैं। और जिस तरीके से वो सफ़ेद झूठ जो बोलना होता है ना, मतलब एकदम कैमरा के सामने और डंके की चोट पर सफ़ेद झूठ बोलना, कुछ उस तरीके के कट्टर राष्ट्रवादी और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री जो हैं वह इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। अभी जो कि कुछ दिनों पहले जो सीएए कानून है, जो कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है और देश में लागू किया गया है और उसके लागू किया जा रहा है, उस कानून के तहत जो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफ़गानिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं, जो 2014 से पहले भारत में आ गए हैं, उनको नागरिकता दिया जाएगा। और उन लोगों को नागरिकता देने के लिए यह सीएए है जो कि लाया गया है और उन्हें नागरिकता दी जा रही है और क्या दिया जाएगा। यह केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो कि नागरिकता है वह दिया जाएगा। लेकिन उस कट्टर राष्ट्रवादी और उस ईमानदार मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और वह बोलते हैं 2.5 से 3 करोड़ के आसपास के अल्पसंख्यक हैं इन सब 3 देशों में। चलिए मैं मान लिया कि ये सब जो देश हैं, ये सब जो 3 देश हैं, ये सब में 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। लेकिन क्या वह सभी अल्पसंख्यकों को भारत सरकार नागरिकता देने जा रही है? भारत की नागरिकता मिलने जा रहा है? तो यह तो है नहीं। भारत सरकार नागरिकता उन लोगों को देने जा रही है, उन लोगों को नागरिकता मिलेगा जो 2014 से पहले भारत में आ गए हैं। 2014 से पहले जो भारत में आए हैं उनकी संख्या जो है वह 32,000 के आसपास है। सिर्फ और सिर्फ 32,000, मतलब 32,000 से भी कम है, 31,000 कुछ है। उस पे क्या कहना है उस ईमानदार मुख्यमंत्री जी का कि अभी भारत में 1 से 1.5 करोड़ इन 3 देशों के अल्पसंख्यक हैं जो भारत में हैं और उनको नागरिकता दिया जाएगा। यानी आप समझिए, जहां सिर्फ 32,000 के आसपास हैं वहां 1.5 करोड़ बताया जा रहा है। ये कितने बड़े ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और कितने बड़े कट्टर राष्ट्रवाद हैं, आप इसी से समझ सकते हैं। इसके आगे वह फिर बोलते हैं कि उन लोगों को ला करके बसाया जाएगा, यानी उन अल्पसंख्यकों को, उन 3 देशों के अल्पसंख्यकों को वहां से ला करके और भारत में बसाया जाएगा। मतलब आप समझिए, इसमें ला करके बसाने की तो कोई इसमें प्रावधान ही नहीं है। इसमें प्रावधान है सिर्फ और सिर्फ जो 2014 से पहले जो अल्पसंख्यक भारत में शरणार्थी हैं, जो भारत में शरण लिए हुए हैं, जो भारत पहले आ चुके हैं, मतलब उन्हें लाना नहीं है, जो भारत में पहले से शरणार्थी बने हुए, जो वर्षों से भारत में रहते आ रहे हैं और 2014 से पहले जो भारत में आ गए हैं, उनको नागरिकता दिया जाना है और उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन यह भ्रम क्या फैलाया जा रहा है कट्टर मुख्यमंत्री और ईमानदार मुख्यमंत्री के द्वारा कि उन लोगों को लाया जाएगा, ला करके हमारे देश के, और हमारे देश में उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। यानी भारत में पहले से ही गरीबी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर इतने लोगों को और भारत लाया जाता है, तब देश में गरीबी और बेरोजगारी कितनी होगी। और वह पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को और अफगानिस्तानियों को यहाँ नौकरी रोजगार देंगे, उनको घर देंगे, उनको यहाँ घर बसाएंगे, तो हमारे हक का जो है, हमारे लोगों को नौकरी रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऐसा उस कट्टर मुख्यमंत्री के द्वारा, उस ईमानदार मुख्यमंत्री के द्वारा सवाल किया गया है। वही कट्टर और ईमानदार मुख्यमंत्री अपने राज्य में जो रोहिंग्या आते हैं उनको के फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, ये सब दिया जाता है और उनको उपलब्ध करवाए जाते हैं। और वह जो रोहिंग्या आते हैं वह एक नहीं है, 20-20 परिवार हैं, 10-10 परिवार हैं, 12-12 परिवार हैं। ऐसे परिवारों के लिए इनके राशन जो है वह ख़त्म नहीं होता है, इनकी बिजली जो है वह खपत नहीं होती है, इनकी पानी जो है वह खपत नहीं होती है। इन रोहिंग्यों के लिए
यहाँ के अधिकार से उन्हें नहीं दिया जा रहा है। उन रोहिंग्यों के ऊपर जो खर्च किया जा रहा है, जो साधन संसाधन दिए जा रहे हैं, वह बाहर से लाया जा रहा है और ऊपर से न टपक रहा है वही दिया जा रहा है। उस कट्टर और ईमानदार मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इन अब रोहिंग्यों को दे रहे हैं तो क्या यह सब पर भारत के लोगों को और भारत के लोगों का हक नहीं है? क्या यह सब भारत का साधन और संसाधन नहीं है? जब आप अपने हिसाब से भारत का साधन संसाधन जो है वह उन लोगों को दे रहे हैं, उन लोगों को बसा रहे हैं, तो वही चीज जब आज केंद्र सरकार कर रही है, वही चीज जब आज भारत सरकार कर रही है, तब आपको दर्द क्यों हो रहा है? दर्द आपको इस बात की हो रही है कि जो रोहिंग्या हैं वह आपके वोटर हैं, ये जो अल्पसंख्यक हैं वह उस पार्टी के वोटर हैं और यह आपके पार्टी के वोटर नहीं हैं, और जो रोहिंग्या वाले हैं वह उस पार्टी के वोटर नहीं है, आपके पार्टी के वोटर हैं। जो आप वोट बैंक की जो राजनीति की बात कर रहे हैं, यही ना वोट बैंक की राजनीति है। आज शायद उस अल्पसंख्यकों के जगह पर बहुसंख्यकों को अगर नागरिकता दी जाती तब भी आप ऐसे सवाल करते, तब भी आप ऐसे मुखर होकर के आवाज उठाते, तब तो आपके मुंह में शायद एक शब्द नहीं रहता। फिर तो आज आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इतनी जो बकैती कर रहे हैं, यह सब शायद कुछ नहीं करते, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। लेकिन जो वहाँ के अल्पसंख्यक, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको वहाँ दबाया गया, जिनको वहाँ कुचला गया, जो शरणार्थी बने हुए थे, वैसे लोग भारत सरकार अगर आज के नागरिकता दे रही है तो क्या गलत कर रही है? और आपके बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, ये सब तीनों देशों में जब यह सब देश आज़ाद हुए थे, जब भारत से अलग हुए थे, तब उसमें वहाँ पर अल्पसंख्यकों की न कितनी आबादी थी और आज के समय में न कितनी आबादी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जिस माइग्रेशन की आप बात करते हैं कि जब देश का पार्टीशन हुआ था, यानी भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ था, जितनी माइग्रेशन उस समय नहीं हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा जो है वह माइग्रेशन अभी होने जा रहा है और अभी होगा। यानी कि भारत सरकार एक बार अगर दरवाजे खोल देगी तो वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं वो भारी मात्रा में हमारे देश में आ जाएंगे, हमारे देश में घुस जाएंगे, हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे, हमारे देश पे संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे, तो हमारे देश के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे देश के लोग बेघर हो जाएंगे, हमारे देश के लोग नौकरियां छिन जाएगी, इनका रोजगार खत्म हो जाएगा। कुछ इस तरीके से वह बोल रहे हैं और कह रहे हैं। अरे भाई, रास्ता क्या खुल गया? यह तो सिर्फ 2014 तक के जो आ गए हैं, आने वालों के लिए यह नागरिकता नहीं दिया जाएगा। 2014 से पहले जो भारत में आ गए हैं, जो यहाँ शरणार्थी बने हुए हैं, उनको नागरिकता दिया जाएगा, उनको नागरिकता दिया जा रहा है कि इसमें तो आने का कोई सवाल ही नहीं है, बुलाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई बुलाने तो जा नहीं रहा है। लेकिन पेट में दर्द हो रही है। दर्द इस बात की है कि जो इनके वोटर हैं उनको क्यों नहीं नागरिकता दिया जा रहा है। सिर्फ उस पार्टी के वोटर हैं, और इससे भी सबसे ज़्यादा दर्द इनकी पेट में इसलिए हो रही है और खलबली मच रही है कि आज अगर भारत सरकार इनको नागरिकता दे रही है तो यह सदा के लिए उस पार्टी के वोटर हो जाएंगे, क्योंकि नागरिकता उस पार्टी के सरकार में दिया जा रहा है और दिया जाएगा। तो वह उस पार्टी के लिए ऋणी हो जाएंगे, भारत सरकार का वह ऋणी हो जाएंगे, और वह ताउम्र इनके पीढ़ी दर पीढ़ी दे चाहे ना दे, लेकिन जो वर्तमान पीढ़ी है वह तो उस पार्टी का ऋणी हो जाएगा और वर्तमान जो पीढ़ी है उस पार्टी को वोट जरूर करेगी। इनको डर इसी बात का है कि जो वोट बैंक की राजनीति होती है ना, चाहे पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, बिहार के छत्तीसगढ़, राजस्थान के असम, पंजाब, किसी भी राज्य में देख लें तो सबको जो दर्द हो रहे हैं वह इसी की वजह से हो रहा है। और वह बात करते हैं असम की कि सबसे ज़्यादा वहाँ की ना संस्कृति जो है वह ख़त्म किया जाएगा, संस्कृति को वहाँ कुचल दिया जाएगा, वहाँ की संस्कृति ख़त्म होगी, वहाँ के लोगों का जो भाषा है वह ख़त्म हो जाएंगे।
अरे भैया, जब आपके राज में हो रहा है वह आपको नहीं दिख रहा है। आपके राज में होता है तब आपको नहीं दिखता है, और आपके राज में जब वो आते हैं, जब यह सब करते हैं, तब तो उनको आप समर्थन करते हैं, उनको बिजली पानी राशन सब मुफ्त में देते हैं। तो वहां पर क्या, वह भारत की संस्कृति को नहीं खत्म कर रहे हैं, वह भारत की न संस्कृति को क्या बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन नहीं, आप करें तो रासलीला, और जब हम करें तो कैरेक्टर ढीला वाला जो कहावत है ना, वही बात है। वही कट्टर ईमानदार और अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बताने वाला, जब देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है चौथी पास राजा, चौथी पास राजा वाली जो एक कहानी गढ़ी गई है और जो कहा जाता है, लेकिन आज वह कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री जो सीएए में प्रावधान नहीं है, तब आज वह चौथी पास की तरह क्यों बात कर रहे हैं। वह तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और एजुकेटेड मुख्यमंत्री हैं, फिर आज वह चौथी पास की तरह क्यों बात कर रहे हैं। क्या सीएए का जो कानून जो पारित हुआ है, जो लागू किया गया, क्या वह नहीं पढ़े हैं? क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं है? और अगर जानकारी नहीं है, वह कानून नहीं पढ़े, तो फिर वह यह सब बातों बोल कैसे रहे। और जिस तरीके से वह बोल रहे हैं, जैसा अपनी बातों को रख रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि वह सीएए का अच्छे से अध्ययन ही नहीं किए हैं। तो अपने आप को एक कट्टर ईमानदार और सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बताने से पहले यह सभी सोचिए कि आपकी कट्टरता कितनी है, आपकी राष्ट्रवादी कितनी है, और आप ईमानदार कितने हैं। अरे आप तो इतने ईमानदार हैं कि आपके दो मंत्री जो हैं वह आज जेल में बंद हैं। और क्यों बंद हैं? तो बहुत बड़े ईमानदार थे और ईमानदारी की वजह से वह जेल में बंद हैं। घोटाले पर घोटाले करेंगे, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करेंगे, और जब कार्रवाई होगी तब तो हम बहुत बड़े ईमानदार हैं, बहुत बड़े कट्टर हैं, बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। आज वही कट्टर ईमानदार और राष्ट्रवाद मुख्यमंत्री जो अपने आप को बताते हैं, बताते आ रहे हैं, उन्हीं के दो मंत्री आज जेल में हैं। एक सांसद जेल में है। क्यों जेल में है? ये आपकी ईमानदारी की वजह से। आप इतने ज़्यादा ईमानदार हैं, इसीलिए आज वह सब जेल में हैं। तो आपकी ईमानदारी के, राष्ट्रवाद के तो चर्चे सरेआम होते हैं कि आपके चर्चे सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि जिस पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान भारत सरकार पर हमला करता है तो आप उसी सुर मिलाने लगते हैं, और आप पाकिस्तान के ना प्रवक्ता के रूप में वक्ता देने लगते हैं और प्रवक्ता बन जाते हैं। तो जिस पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों से इतनी नफरत है, जिस अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों से इतनी नफरत है, जिस बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों से इतनी नफरत है, वही देश के बहुसंख्यक जब इस देश पर अटैक करते हैं, इस देश पर लांछन लगाते हैं, इस देश पर इल्जाम डालते हैं, तब तो आप उसी बहुसंख्यक के साथ खड़े हो जाते हैं और उनके साथ ही हाँ में हाँ सुर मिलाना स्टार्ट कर देते हैं। तब आपकी ईमानदारी, तब आपकी राष्ट्रवाद और तब आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ चली जाती है। तो आपके ईमानदारी पे, आपके राष्ट्रवाद पे और आपकी कट्टरता पर तो सवाल ही नहीं उठाया जा सकता। आप इतने बड़े ईमानदार हैं कि आपके दो मंत्री, एक सांसद जेल में हैं। आप इतने पढ़े लिखे हैं कि जो कानून जो पारित किया गया है उसके ठीक उल्टा बताते हैं। आप इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं कि जो दुश्मन मुल्क है, जो भारत को अपना दुश्मन समझता है, वह जब भारत पर अटैक करता है, भारत पर लांछन लगाता है, तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। यह तो आपके ईमानदारी, राष्ट्रवादी और कट्टरता और पढ़े लिखे का पैमाना है। तो आपको पैमाना आपको ही मुबारक हो। बाकी आप यह सब चीज़ पर आप क्या सोचते हैं और आप इसको कैसे लेते हैं, आपका क्या विचार होता है, वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।